जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी सभी को नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण या कहें इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, आज का हमारा जो फोकस है वो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक और ऐतिहासिक विकास पर है। ये स्लाइड्स विशेष रूप से CGPSC और व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम इन स्लाइड्स की एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को बहुत ही आसान शब्दों में डिकोड करें। सही कहा। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे मात्र 2 जिलों से शुरू हुआ एक छोटा सा क्षेत्र आज 33 जिलों और 5 बड़े संभागों वाले एक विशाल राज्य में बदल गया। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि श्रोताओं को या हमारे स्टूडेंट्स को तथ्यों के बोझ तले न दबने दें। हम इसे एक कहानी की तरह, एक सफर की तरह समझेंगे। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं। इस स्लाइड की हेडिंग है वर्तमान परिदृश्य एक नजर में। जी। इसमें जो पहला पॉइंट लिखा है वो है कि आज छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले और 5 प्रमुख संभाग हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आज की तारीख में प्रशासनिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे राज्य को 5 बड़े हिस्सों में यानी संभागों में बांटा गया है, जिनके अंदर कुल 33 जिले आते हैं। हाँ, अब इसी स्लाइड की दूसरी लाइन पर आते हैं। यहाँ लिखा है कि इन 33 जिलों में से 22 जिले ऐसे हैं जो पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को छूते हैं, और ब्रैकेट में लिखा है कुल 7 पड़ोसी राज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। देखिए, इसका मतलब है कि हमारे राज्य के 22 जिले सीमांत जिले हैं, यानी ये बाउंड्री शेयर करते हैं। ये भौगोलिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत अहम बात है। बिल्कुल सही। और स्लाइड की जो अगली लाइन है उसमें लिखा है कि बाकी 11 जिले पूरी तरह से भू आविष्टित हैं। ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा है लैंडलॉक्ड। हाँ, तो लैंडलॉक्ड या भू आविष्टित का मतलब होता है ऐसे जिले जिनकी सीमाएं किसी भी अन्य राज्य से नहीं मिलती। ये जिले राज्य के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में सुरक्षित हैं। तो 22 और 11 मिलकर हो गए पूरे 33 जिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। तो हमारी पहली स्लाइड यहाँ पूरी होती है। अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं। इसकी हेडिंग है 5 स्तंभ प्रशासनिक संभागों की संरचना। जी, अब हम एक एक करके इन 5 संभागों का विश्लेषण करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सरगुजा संभाग। ब्रैकेट में लिखा है उत्तरी क्षेत्र और 6 जिले। हाँ, तो जो राज्य का उत्तरी हिस्सा है वो सरगुजा संभाग कहलाता है और इसके अंदर कुल 6 जिले आते हैं। इसी में आगे एक बुलेट पॉइंट है। लिखा है कि यह क्षेत्र राज्य में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादक है। देखिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लें। तेंदुपत्ता यहाँ की वनोपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। सरगुजा इसमें नंबर 1 है। बिल्कुल। और अगला बुलेट पॉइंट है कि यहीं मैनपाट स्थित है, जिसे इसकी सुंदरता और जलवायु के कारण छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैनपाट की जलवायु बहुत ठंडी रहती है और वहाँ तिब्बती संस्कृति का भी प्रभाव है। इसीलिए ये उपनाम दिया गया है छत्तीसगढ़ का शिमला। ये पर्यटन के नजरिए से बहुत खास है। बहुत खूब। अब स्लाइड में अगला नाम है बिलासपुर संभाग। इसमें लिखा है 8 जिले। जी। और इसके नीचे की लाइन में लिखा है कि ये सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में है, तो जवाब होगा बिलासपुर संभाग। टोटल 8 जिले। हाँ, और इसी में आगे लिखा है कि यह राज्य का दूसरा सबसे प्रमुख शहर और संभाग है। इसी में कोरबा आता है, जिसे राज्य की ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा राजधानी यानी एनर्जी कैपिटल। कोरबा में बहुत बड़े बड़े कोयला खदान और पावर प्लांट्स हैं, जहां से बिजली का उत्पादन होता है। इसीलिए इसे ये नाम मिला है। तो यहाँ हमारी दूसरी स्लाइड भी कंप्लीट होती है। अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। जी, कंटिन्यू करें। इसमें हेडिंग है रायपुर और दुर्ग संभाग मध्य क्षेत्र। पहली लाइन कहती है कि ये दोनों संभाग मध्य छत्तीसगढ़ के उपजाऊ मैदानों में स्थित हैं। उपजाऊ मैदान का मतलब है कि यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब स्लाइड में रायपुर के बारे में एक विशेष नोट है। लिखा है रायपुर ब्रैकेट में 1861 राज्य का सबसे पहला और पुराना जिला है और यहाँ 5 जिले हैं। यहाँ 2 फैक्ट्स क्लियर होते हैं। पहला, रायपुर संभाग में 5 जिले हैं और दूसरा, रायपुर जिला कब बना था? 1861 में, यानी ये पूरे राज्य का सबसे पुराना जिला है। एकदम क्लियर। अब इसी स्लाइड में दुर्ग के बारे में लिखा है। दुर्ग ब्रैकेट में 1906
राज्य का सबसे साक्षर या लिटरेट जिला है और इसमें 7 जिले आते हैं। तो दुर्ग संभाग में कुल 7 जिले हैं और दुर्ग जिले की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके साथ ही ये सबसे साक्षर यानी यहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। और दुर्ग संभाग के नीचे एक और छोटा सा पॉइंट है। लिखा है दुर्ग संभाग के धमतरी का ऐतिहासिक महत्व भी है, जो सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। ये इतिहास के नजरिए से बहुत जरूरी पॉइंट है। धमतरी में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई थी। तो ये प्रशासनिक के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हाँ। अब स्लाइड 3 का आखिरी पॉइंट है बस्तर संभाग, ब्रैकेट में दक्षिणी क्षेत्र और 7 जिले। जी, तो राज्य का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो बस्तर संभाग है और इसमें 7 जिले आते हैं। इसके बुलेट पॉइंट्स पढ़ता हूं। पहला है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग। ध्यान दीजिएगा, जिलों की संख्या के आधार पर बिलासपुर सबसे बड़ा था, लेकिन एरिया या क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर सबसे बड़ा संभाग है। बिल्कुल। दूसरा बुलेट पॉइंट है इसे जनजातियों की भूमि और साल वनों का द्वीप का उपनाम दिया गया है। यहाँ बहुत घने जंगल हैं, खासकर साल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं और यहाँ की जनजातीय संस्कृति बहुत समृद्ध है, इसीलिए इसे ये दोनों उपनाम दिए गए हैं। और इसका आखिरी पॉइंट है इसके विभाजन को समझाते हुए बताया जाता है कि कांकेर को उत्तर बस्तर और 2003 से दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर कहा जाता है। क्योंकि बस्तर इतना बड़ा था कि इसका प्रशासन एक जगह से मुश्किल था, इसलिए इसे बांटा गया। कांकेर को उत्तर बस्तर कहा गया और दंतेवाड़ा जो 2003 में अलग हुआ उसे दक्षिण बस्तर नाम दिया गया। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन। इसकी हेडिंग है ऐतिहासिक सफर 1861 से राज्य निर्माण तक। अब हम इतिहास के पन्नों में जा रहे हैं कि जिले बने कैसे। हाँ, इस स्लाइड में एक टाइमलाइन दी गई है। पहला पॉइंट है 1861। मध्य प्रांत के गठन के साथ सिर्फ रायपुर और बिलासपुर जिले बने। सोचिए, आज जहां 33 जिले हैं, उस वक्त ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत में सिर्फ 2 ही जिले हुआ करते थे, रायपुर और बिलासपुर। प्रशासन कितना केंद्रीकृत था उस समय। बिल्कुल। अगला साल जो स्लाइड में है वो है 1906। रायपुर से अलग होकर दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। तो 45 साल बाद प्रशासन को लगा कि रायपुर बहुत बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने 1906 में दुर्ग को एक अलग जिला बना दिया। उसके बाद सीधा पॉइंट है 1948 का। 3 रियासतों का विलय हुआ, जिससे सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर जिले अस्तित्व में आए। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब देश आजाद हुआ तो जो देशी रियासतें थीं उनका भारत में विलय हुआ, तो सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर जो पहले रियासतें थीं वो अब जिले बन गए। सही बात है। अगला साल है 1973। दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव बना, यानी प्रशासन को और विकेंद्रीकृत किया गया। दुर्ग से काटकर राजनांदगांव को नया जिला बनाया गया 1973 में। 1998 एक बड़ा बदलाव आया जब एक साथ 9 नए जिलों का निर्माण हुआ। ये वो समय था जब अलग छत्तीसगढ़ राज्य की मांग बहुत तेज थी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए एक ही झटके में 9 नए जिले बना दिए। ये तो सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो चलिए अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है राज्य गठन और उसके बाद का विस्तार। जी। पहली लाइन में एक तारीख है 1 नवंबर 2000, जब छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य बना। उस समय राज्य में मात्र 16 जिले थे। ये तारीख सबको याद होनी चाहिए। 1 नवंबर 2000 जब हमारा राज्य बना तब हमारे पास सिर्फ 16 जिले थे। उस समय सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव था। राज्य गठन के समय यानी सन 2000 में एरिया के हिसाब से राजनांदगांव सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। बिल्कुल। अब स्लाइड में आगे की टाइमलाइन है साल 2007। प्रशासनिक सुविधा के लिए नारायणपुर और बीजापुर बनाए गए। ये दोनों जिले बस्तर संभाग में बनाए गए थे क्योंकि वो इलाका बहुत दुर्गम था और वहाँ विकास और सुरक्षा को तेज करने के लिए छोटे जिलों की जरूरत थी। अगला पॉइंट है साल 2012। फिर से एक बड़ा बदलाव हुआ और एक साथ 9 नए जिले गठित हुए। और इस स्लाइड की आखिरी लाइन है साल 2020। बिलासपुर से अलग होकर गोरेला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आया। इसे शॉर्ट में GPM भी कहते हैं। 2020 में बिलासपुर जिले का पुनर्गठन करके ये नया जिला बनाया गया। बहुत ही बढ़िया। अब हम हमारी आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 6 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है 2022 के नवीनतम बदलाव और भौगोलिक रोचक तथ्य। ये करंट अफेयर्स और रीसेंट अपडेट्स के लिए सबसे जरूरी स्लाइड है। एकदम। पहली लाइन में लिखा है 2022 में बने 5 नए जिले। तो एक ही साल में 5 नए जिले अस्तित्व में आए।
चलिए इनके नाम देखते हैं। हाँ, पहला नाम है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और ब्रैकेट में लिखा है राजनांदगांव से। इसका अर्थ है कि राजनांदगांव जिले को विभाजित करके ये नया जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बनाया गया। दूसरा नाम है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ब्रैकेट में लिखा है बलौदा बाजार और रायगढ़ से। ये थोड़ा अलग है। इसमें 2 अलग-अलग जिलों के कुछ हिस्सों को लिया गया, बलौदा बाजार का कुछ हिस्सा और रायगढ़ का कुछ हिस्सा, और उन्हें मिला के सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाया गया। बिल्कुल क्लियर है। तीसरा नाम है खैरागढ़ छुईकादान गंडई, ब्रैकेट में है राजनांदगांव से। तो राजनांदगांव से एक और जिला अलग हुआ, खैरागढ़ छुईखदान गंडई। चौथा नाम है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ब्रैकेट में लिखा है कोरिया से। तो उत्तरी क्षेत्र में कोरिया जिले का पुनर्गठन करके मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनाया गया। इसे MCB भी कहते हैं शॉर्ट में। और पांचवा नया जिला है शक्ति, ब्रैकेट में लिखा है जांजगीर चांपा से। तो जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर शक्ति एक नया और स्वतंत्र जिला बन गया। बहुत खूब। अब स्लाइड का आखिरी हिस्सा देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा की हेडिंग है। लिखा है कि वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला बीजापुर है। याद है ना, हमने पढ़ा था कि सन 2000 में राजनांदगांव सबसे बड़ा था, लेकिन जब राजनांदगांव से नए जिले कट गए तो अब वर्तमान में बीजापुर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला बन गया है। एकदम सही लिंक किया आपने। और स्लाइड की आखिरी लाइन है 2022 में बना नया जिला शक्ति अब सबसे छोटा जिला बन गया है। तो एरिया के हिसाब से शक्ति अब पूरे राज्य का सबसे छोटा जिला है। तो जो भी इस डीप डाइव को सुन रहे हैं वो इन दोनों फैक्ट्स को जरूर याद रखें, सबसे बड़ा बीजापुर और सबसे छोटा शक्ति। बिल्कुल। तो इसके साथ ही हमारी PDF की सारी स्लाइड्स यहाँ कंप्लीट होती हैं। हमने 1861 के 2 जिलों से लेकर आज के 33 जिलों का पूरा सफर बहुत ही गहराई से समझा। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। देखिए, हमने देखा कि प्रशासन को जनता के करीब लाने के लिए लगातार नए और छोटे जिलों का निर्माण किया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या भविष्य में एक ऐसा बिंदु आएगा जहां जिलों को और अधिक छोटा करना फायदे की जगह प्रशासनिक खर्च और जटिलता को बढ़ा देगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या छोटे जिलों का मतलब हमेशा बेहतर प्रशासन ही होता है, या इससे सिर्फ दफ्तरों की संख्या बढ़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं और हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। बहुत ही शानदार और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आपने इस चर्चा को खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इन स्लाइड्स का ये ऑडियो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जी, मुझे भी यही उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।